मेरे सम्मानित प्रिय, जैसा कि हम लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट का अपना कड़ी स्टार्ट कर दिया है और आप लोग को पता है कि फ्रीडम मूवमेंट से आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। मैंने 1905 से तक लेकर सफ़र 1915 तक का सफ़र तय किया था। मैंने यह भी कहा था कि इसके बाद हमारे पास 2 कड़ी स्टार्ट होगा। एक 1915 में जब महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो वहाँ से 15 से लेकर तक 1942 तक के सफ़र तक पहुँचना है, उसको लेफ्ट हैंड पर हम लोग रखते हैं। लेकिन इस बीच में चूंकि गांधी जी अगर आंदोलन कर रहे थे, इसका यह मतलब नहीं था कि दूसरे आंदोलनकर्ता आंदोलन को रोक दिए थे। तो जिस तरह से हम लोग 2 स्टिक पर बात कर रहे थे 1885 से लेकर 1947 मंच के माध्यम से जो फाइट हो रहा था उस पर बात कर रहे थे, और दूसरी बात हम लोग कर रहे थे कि सरफेस पे आकर 1905 से लेकर 1947 तक का जो सफर रहा उस पर हम लोग अप्रोच करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातों का आप लोग से इंटरेक्ट किया हूं, आपने देखा भी कि 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना उधर मंच के माध्यम से, 1907 में सूरत फूट, इसके अलावा आपने देखा 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, 1911 में आपने देखा कि बंगाल विभाजन का रद्द होना, और 12 में कोलकाता से दिल्ली शिफ्टिंग, 13 में हम लोग जब बात किए, जब 1913 का सफर हम लोग के पास पहुंचा तो हम लोग देखें कि विदेश से इस हिंदुस्तान के लिए फाइट शुरू हो गया था। कहने का मतलब है कि क्रांतिकारी विदेश से अपना प्रयास शुरू कर दिए थे। 14 की बात करें तो हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण पर अभी हम लोगों ने बात किया था, पूरा विस्तृत हम लोग विश्लेषण किए हैं। अब क्या है ना कि यहाँ पर से 2 ट्रैक खुलता है, दोनों ट्रैक को समझिएगा। एक ट्रैक खुलता है किधर, जिधर गांधी जी का अपना एक ट्रैक स्टार्ट होगा, 1915 से चलेंगे उनका, 16 में चलेंगे, 16 का कंसेप्ट हम लोग के पास आएगा, 16 का कंसेप्ट आएगा। 16 के बाद हम लोग बात करेंगे फिर अन्य चीजों का, 16 के बाद हम लोग बात करेंगे 17 का, 17 के बाद करेंगे 18 का, 18 के बाद करेंगे 19 का। तो कहने का मतलब है कि अब यहां पर से 2 रास्ता हम लोग का तय होता है। आप ये हमेशा समझिएगा कि गांधी जी ने अगर आंदोलन शुरू किया तो इसका यह मतलब नहीं कि और भी हमारे यहाँ कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। तो फ्रीडम मूवमेंट में अब 2 धाराओं पर हम लोग को काम करना है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जब चितरंजन दास का कंसेप्ट आएगा तो स्वराज पार्टी का हम लोग एक अप्रोच निकालेंगे। तो गांधी जी से अलग मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास ने भी अपना काम किया था। इसके अलावा अन्य अप्रोच पर भी हम लोग का काम शुरू हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। एक बड़ा अच्छा अप्रोच आप लोग के पास है कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, नाम से क्लियर लगा, होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब नियम, यानी घर का नियम बनाने की बात हो रही थी। कहीं ना कहीं स्वशासन की एक झलक थी और इस स्वशासन पर बात आज हम लोग करते हैं। जहां आपके पास टॉपिक अगर होम रूल लिखा जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा 1916, 2 व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ेगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। जैसे ही बाल गंगाधर तिलक का नाम आपके सामने अगर आपके सामने से गुजरता है तो 5-7 क्वेश्चन पर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पहले कि होम रूल लीग में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो उसमें जो पूरे सिस्टम को हम लोग देखते हैं तो आंतरिक प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा जो था वो आंतरिक रूप से जो इसको देखने का काम कर रहे थे वो कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, जबकि बाहरी प्रचार प्रसार करने का काम एनी बेसेंट कर रही थी। तो इन चीजों पे हम लोग को ध्यान देना है कि इस होम रूल लीग का हम लोग के पास 2 कंसेप्ट आया है। एक कंसेप्ट जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग होम रूल लेते हैं और बीजी तिलक को हम लोग कोरिलेट करते हैं तो थोड़ा बीजी तिलक पर हम लोग बात कर ले। जैसा कि अगर बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में जाइए। आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित बहुत सारे लोगों ने अपना अप्रोच दिया था। इवन मैक्स मूलर जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जर्मनी से संबंधित थे, उन्होंने इसका आर्यों के निवास स्थान से संबंधित अलग बातों को तय किया था। पारजिट ने अलग बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अलग बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती और पारजिट ने तिब्बत बताया था, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया था। मतलब सारे लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट दिया था। उसी में बीजी तिलक ने दिया था आर्टिक होम ऑफ द वेदाज। आर्टिक होम ऑफ द वेदाज में आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था कि ये आर्टिक क्षेत्र से आए हैं, इसलिए उस पूरी पुस्तक का भी नाम है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता रहस्य। और अगर हम लोग बात करें कि क्रांतिकारियों का जो प्रारूप था, जो लाल बाल पाल का कंसेप्ट था, तो बाल गंगाधर तिलक का कंसर्निंग महाराष्ट्र के साथ है। फिर अगर और भी हम लोग बाल गंगाधर तिलक से बात करें तो इन्हें अशांति का जनक कहा गया। ये बात को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। साथ ही साथ इनकी 2 पत्रिका काफी फेमस थी, मराठा और केसरी। मराठा जो था वो था अंग्रेजी में, याद रखना है, मराठा था अंग्रेजी में और केसरी था मराठी में। साथ ही अगर और भी बीजी तिलक पर बात करें तो इन्होंने 2 महोत्सव की शुरुआत की थी। एक महोत्सव का नाम गणेश महोत्सव और दूसरा था शिवाजी महोत्सव। तो आपको याद रखना है, पहले गणेश महोत्सव, इसके बाद शिवाजी महोत्सव का कंसेप्ट आता है। तो हम लोग इस चीजों को बीजी तिलक को समझते हैं। अब होम रूल लीग है, सबसे पहले आपको याद पता करना पड़ेगा कि इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1916 को बेलगांव में हुआ था और ये बीजी तिलक के द्वारा किया गया था।
बोलता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए, यानी ब्रिटिश शासन जो रूल ओवर जो कर रहा था उसके अंडर गाइडलाइन में रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, ये प्रमुख लक्ष्य रहा था किसका, होम रूल लीग का। और खासकर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें किन बातों को जोड़ा गया था, तो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा एवं भाषाई राज्यों की मांग पर महत्वपूर्ण रूप से इस पर अप्रोच किया गया था, साथ ही साथ स्वराज की मांग के साथ इसको जोड़ दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि होम रूल लीग की जो स्थापना हुई उसमें बाल गंगाधर तिलक का अपना अप्रोच क्या था, तो क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा का प्रारूप देना एक महत्वपूर्ण बात थी, साथ ही साथ स्वराज की मांग को इसके साथ इसको कनेक्टिविटी देना, ये सारा कंसेप्ट रखा गया था बीजी तिलक के द्वारा, और इसमें इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था बेलगांव। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें एनी बेसेंट पर, तो मद्रास के अडियार को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो यहां पर से दो चार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनी बेसेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर मंच के माध्यम से बात करें तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, और ये 1917 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के अगर बारे में बात करें तो कोलकाता 3 गांवों को मिलाकर के सूतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता को मिलाकर 1699 में जॉर्ज चार्नक ने कोलकाता की स्थापना की थी। तो खैर चलिए वो तो अलग बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जाए। अगर हम लोग बात करते हैं एनी बेसेंट का, तो ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट मद्रास के अडियार को इन्होंने सेंट्रलाइज किया था, और एनी बेसेंट जब किसी संस्था से जुड़ी थी तो उस संस्था का नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसके प्रणेता थे मैडम ब्लडवास्की और कर्नल ऑलकॉट। तो उससे सबसे पहले इनका पार्टिसिपेशन हुआ था एनी बेसेंट के साथ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनका पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है एनी बेसेंट का। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इनकी दो पत्रिका काफी फेमस थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों का संबंध एनी बेसेंट से है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एनी बेसेंट ने जिस मद्रास के अडियार को कोरिलेट किया था, सेंट्रलाइज किया था, उसमें सेक्रेटरी के तौर पर जॉर्ज अरुंडले और बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर थे। यानी सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो जॉर्ज अरुंडले का नाम जरूर याद रखिएगा कि होम रूल लीग की जो स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, वो सेक्रेटरी में जॉर्ज अरुंडले का नाम सेक्रेटरी के तौर पर था, जबकि इसमें सदस्य के तौर पर बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर थे। साथ ही साथ यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू भी सदस्य के तौर पर थे, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जिसकी स्थापना की थी, उसके लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन का अप्रोच नहीं किया गया था, उन लोगों को इसमें शामिल करने की बात नहीं की गई थी। याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले वो थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर पूछा जाए राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाएगा तो लियोन टॉल्स्टॉय बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखिएगा। आध्यात्मिक गुरु अलग थे और राजनीतिक गुरु अलग थे। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा था तो महादेव गोविंद रानडे का नाम आप नहीं भूल सकते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया। अगर सुकरात की बात आती है तो सुकरात आप यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। अगर हम लोग और थोड़ा सा इसका विस्तृत करते हैं तो इस होम रूल का टारगेट था कि स्वशासन की मांग, और स्वशासन मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी उत्तरदायी शासन की बात चल रही थी, जो बाद में 1917 में ये पूरा भी होगी, इसकी घोषणा भी होगी। तो पहले ये जान लीजिए कि जो बाल गंगाधर तिलक ने 6 शाखाओं को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें मध्य प्रांत के बरार और महाराष्ट्र कंप्लीट था, लेकिन मुंबई को छोड़कर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र तो कंप्लीट अप्रोच था, लेकिन किसे छोड़ करके, तो मुंबई को छोड़ करके सभी जगहों पर शाखाएं विस्तृत रूप से देखने को मिलती है। तो ये था होम रूल लीग का कंसेप्ट। अब इसके बाद ये होम रूल लीग 1916 की बात है। उधर गांधी जी का भी ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, 1915 में उनकी एंट्री हो चुकी है, और जिसमें 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर। 7 से 9 जनवरी को उनकी एंट्री हुई थी। 16 में फिर उनका एक कंसेप्ट चलेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। उधर 17 में पार्टिसिपेशन उनका होगा चंपारण सत्याग्रह में। फिर 18 में खेड़ा आंदोलन को हम लोग देखेंगे। 19 में हम लोग खिलाफत आंदोलन देखेंगे, जो थोड़ा ट्रैक से अलग होगा। वहां पर जो अली बंधु है वहां पर उसका पार्टिसिपेशन देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि वर्साई की संधि होगी, और इस वर्साई की संधि का कुछ ना कुछ असर होगा। उस 1919 के बाद देखेंगे कि 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मामला पूरी तरह से साफ और स्पष्ट देखने को मिलेगा 1920 का असहयोग आंदोलन। तो मेरी कोशिश है कि हम अब 1916 के बाद, चलिए जैसा कि होम रूल लीग के बारे में हम लोग बात किए, तो अगर होम रूल लीग चला था तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ना। और सबसे आश्चर्य की बात है कि 1916 में इसका अप्रोच हम लोग के यहाँ शुरू हुआ, और इस अप्रोच को खत्म 1917 में ही कर दिया गया। क्योंकि जिस चीज की आपकी डिमांड होती है ना, अगर उसके हिसाब से वो चीज बहुत बेहतर होता है तो उन चीजों की प्रक्रिया करने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग होम रूल लीग पर बात किए थे कि 2 लोगों का इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा रहा था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। अब हम लोग चलते हैं इसके परिणाम पर, एक बार हम लोग बात कर लें, क्योंकि परिणाम पर बात करना बिल्कुल
आवश्यक होगा, क्योंकि इससे संबंधित है क्या कि ये एक बेहतर परिणाम की तरफ हम लोग को इंडिकेट करेगा। उस बेहतर परिणाम के बारे में हम लोग को जानना अति आवश्यक होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 1917 में इस पक्ष में एक प्रस्ताव पारित हुआ। ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा जाता था कि जो मॉन्टेग्यू जो सचिव के तौर पर था उसे भारत का जन समर्थन मिला हुआ, मतलब ऐसी चर्चाएं थी कि मॉन्टेग्यू जो है ना लिबरल तरीके से भारत के बारे में बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। तो इस हिसाब से हाउस ऑफ कॉमन्स में 1917 में इस पक्ष में एक प्रस्ताव पारित हुआ 1917 में, और उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि जिस समय 1917 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था 16 के होम रूल लीग के बाद, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। तो यहां पर सबसे ज्यादा आपको पता करना है, होम रूल लीग के बाद उत्तरदायी शासन की बात की गई कि भाई भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि 1916 में जो स्वशासन की मांग थी उसके आधार पर एक उत्तरदायी शासन का एक अप्रोच आना चाहिए। तो उत्तरदायी शासन में 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त हो गया। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की चर्चा हो गई कि चीजों को अब लाना आवश्यक है, तो फिर यहाँ पर कुछ अप्रोच बचा हुआ नहीं था। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस चीज के लिए आपकी फाइट चल रही थी, जिस चीज का परिणाम आप चाह रहे थे, एनी बेसेंट जो चाह रहे थे, जो बाल गंगाधर तिलक चाह रहे थे, वो परिणाम दिखने लगा। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उत्तरदायी शासन की बात हो गई। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। देखिए दो चार ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम तो बिल्कुल अपनी जुबान पर रखिएगा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, जैसे विंस्टन चर्चिल, पामस्टन, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड जॉर्ज, इन सभी का नाम आप लोग के दिमाग में एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब उत्तरदायी शासन की बात हो गई, तो 20 अगस्त 1917 में होम रूल लीग को समाप्त कर दिया गया और मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त कर दिया गया। अब जैसे मॉन्टेग्यू को अगर एंट्री कर दिया, क्यों? कारण भी हमने कहा कि मॉन्टेग्यू को भारत समर्थक समझा जाता था। मतलब कहा जाता था कि भारत के बारे में अगर कोई लिबरल तरीके से सोच रहा है, जिसके पास उदारवादी दृष्टिकोण है भारत के समर्थन में, तो वो एक नाम हमारे सामने आता है मॉन्टेग्यू। और आगे हम लोग देखेंगे कि 1919 का वही सफर तय हुआ था, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त कर दिया गया सांत्वना के तौर पर, चूंकि भारत को यह बेहतर लगे कि कुछ ना कुछ अब बेहतर होने जा रहा है। और मॉन्टेग्यू को भारत समर्थक समझा जाता था। जन समर्थन भी काफी चर्चा में थी, क्योंकि लग रहा था कि भाई मॉन्टेग्यू को जन समर्थन मिलेगा। इसमें चूंकि एक टॉपिक है, इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि शिक्षित भारतीयों के लिए, जो एजुकेटेड इंडियन थे, का मांग निश्चित तौर पर उनका अधिकार है। ये मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट था कि जो शिक्षित भारतीयों की जो मांग है वो निश्चित तौर पर उनका अधिकार है, तथा उनके अधिकार, आत्मनिर्णय एवं उत्तरदायित्व, ये देखिएगा ध्यान से, उत्तरदायित्व मिलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो एजुकेटेड पर्सन इंडियन के, उनका जो डिमांड है वो डेफिनेटली वो सही तरीके से, उनका जो अधिकार है, जो राइट है, तथा उसका जो अधिकार है आत्मनिर्णय का, जो सेल्फ डिसीजन का है, और उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मिलना चाहिए। तो ये बात तो किसको बेहतर नहीं लगेगा अगर लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन का स्वरूप में ये उसको देखने को मिलेगा कि उत्तरदायित्व मिल रहा है, आत्मनिर्णय की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक अप्रोच देखने को मिला। और कह सकते हैं कि इसके बाद एक बड़ा परिणाम हम लोग के सामने देखने को मिलेगा, उसका नाम होगा 1919 का मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में काफी बातें छुपी हुई है, और इस रिपोर्ट को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। तरीका यह है कि जब हम लोग संवैधानिक विकास को देखे थे, तो हम लोग का सफर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक हम लोगों ने अप्रोच देखा। हम लोगों ने यह भी देखा कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन जो था, 1935 में उसे केंद्र में स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा 1919 में बहुत सारी बातों को रखा गया, जिन बातों की चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो होम रूल लीग का कंसेप्ट हम लोग क्या चला था, उस होम रूल लीग के बाद ध्यान देना है, जो हम लोग क्या होम रूल लीग यानी जो स्वशासन की बात हो रही थी, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपना अप्रोच किया था, उसे उत्तरदायी शासन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास परिणाम 1917 में देखने को मिले। ये तारीख जरूर याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग का जो कंसेप्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उत्तरदायी शासन की बात जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की चर्चा हो गई, और मॉन्टेग्यू को भारत सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। और अब यहां से शुरू होगा कि 1919 में भी एक अप्रोच रखा गया था कि हर 10 साल में इसका हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। आप समझिए यहां पर थोड़ा टेक्निकल एक अप्रोच आता है, क्या आता है, ध्यान देना है। कहता है कि 1919 में जो काम चला था, 1919 में जो अप्रोच चला था, हर 10 साल में एक मॉडिफिकेशन आएगा, और हम इसको भारत के सुविधा के अनुसार, जो भारतीयों को जो जिन चीजों की आवश्यकता होगी उसके अनुसार इसका परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपको पता हो यहां पर भी एक छलावा हुआ। 1927 में ही, यानी 10 साल में होना चाहिए था, 29 में होना चाहिए था, 27 में ही साइमन कमीशन का निर्माण हो गया, और 1928 में हम लोग तक इसको पहुंच दिया गया। तो आपको पता ही है कि लाला लाजपत राय ने विरोध किया,
उधर स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली से इसका विरोध किया। जहां जहां जिन लोगों को मौका मिला उन सभी लोगों ने इस साइमन कमीशन का विरोध कहा और कहा कि ये व्हाइट कमीशन है, अगर भारतीयों के लिए नियम बन रहा है तो भारतीयों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल आवश्यक था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से जो अप्रोच हम लोग का 1928 का है, यानी साइमन कमीशन के आगमन का, तो अब यहां से हम लोग का थोड़ा सा जो पार्ट है वो एकदम खुलने वाला है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहीं पर से हम लोग खोलेंगे। अब देखिए उत्तरदायी शासन के बाद क्या अप्रोच आ रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। उत्तरदायी शासन के बाद यानी 1916 का होम रूल लीग हुआ, 20 अगस्त 1917 को उत्तरदायी शासन की बात कर दी गई। उत्तरदायी शासन में आपने देखा भी कि एक मॉन्टेग्यू को भारत सचिव तैयार कर दिया गया। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई 1919 का प्रावधान क्या, उस प्रावधान पर हम लोग एक नजर हो जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में सेकंड विभाजन हो गया 1918 में। जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1907 में पहली बार फूट हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन, जो 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ में हुआ था। एसी मजूमदार के क्रम में क्या होता, दोनों आपस में टैग किया था। फिर अगर हम लोग दूसरे विभाजन की बात करते हैं तो कांग्रेस में सेकंड विभाजन 1918 में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना एसएन बनर्जी ने कर दिया। यानी 1919 के व्यूज में अगर हम लोग देखते हैं तो अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना का कंसेप्ट आता है एसएन बनर्जी के गाइडलाइन में। इसके बाद है, इसको थोड़ा समझिएगा कि प्रांतीय विषय पर पहली बार आरक्षित एवं हस्तांतरित, आरक्षित का मतलब था रिजर्व, हस्तांतरित का मतलब था ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं प्रांतीय विषय पर जो प्रोविंस था उस सब्जेक्ट पर पहली बार आरक्षित यानी रिजर्व और ट्रांसफरेबल विषय का विभाजन हुआ। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये आरक्षित और हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, आरक्षित किसको बोलेंगे, हस्तांतरित किसको बोलेंगे। तो 1919 में जब, जैसे मैंने कहा था कि जन समर्थन मिला हुआ था मॉन्टेग्यू को, और इस जन समर्थन के बाद ये दो अप्रोच किया गया कि प्रांतीय विषय, पहले क्या था ना कि जो प्रोविंस का सब्जेक्ट है उसमें पहली बार मिला कि भाई उसको रिजर्व कर से उसको ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई 1919 के इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छा इसके लिए साइन था कि भाई अब इन चीजों का एक कोऑर्डिनेशन तैयार कर सकता है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है। साथ ही साथ पहली बार विधानमंडल में बजट पेश किए गए। ये याद रखना कि भारत के संदर्भ में बात करेगा तो पहली बार विधानमंडल में बजट पेश किए गए, और ये इसका प्रोविजन हम लोग देख सकते हैं 1919 के व्यूज में। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, यानी इसका प्रावधान किया गया प्रोविजन। वैसे आप जान लें कि 1919 का जो भी प्रोविजन था, जो भी संवैधानिक पहल था, वो एक्चुअली संवैधानिक अधिकार 1921 में लागू हो पाए। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो 1919 का संवैधानिक अधिकार था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उसको 1921 में इसको लागू कर दिया गया। अब आपका सवाल रहेगा सर ठीक है इतना चीज तो समझ गए, अब हम लोग को यहां से कहां टर्न लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, उन चीजों को जानना जरूरी है। अब समझिएगा, अब ध्यान क्या देना है यहां पर, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। देखिए क्या है ना कि अब यहां तक हम लोग का काम हो गया, थोड़ा ट्रैक समझिएगा। ट्रैक जब समझिएगा तो आपका काम और भी बेहतरीन होगा। तो हमने कहा था कि एक स्टिक तो हम लोग का 1885 से लेकर 1947 तक का सफर रहा। इस सफर में कांग्रेस के सारे सेक्शन को आप देखें, इसका असर भी हम लोग देखें, लेकिन इसको हम लोग दो खंड में बांट सकते हैं, ए और बी। देखिए ए और बी दोनों साथ चला, दोनों साथ चलने का क्रम था कि 1905 में दोनों का कंप्लीट पोजीशन देख सकते हैं, 1906 में देख सकते हैं, फिर 1907 में हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ से सफर, यहाँ फिर 1906 के बाद हम लोग 1909 का पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स देखे थे। फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि फिर हम लोग 1911 में देखे बंगाल विभाजन का रद्द होना, फिर हम लोग 1912 में देखे विधिवत तरीके से जो कोलकाता था उसको दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। फिर हम लोग देखे 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1914 में एक बात हम लोग के सामने आया जब कामागाटा मारू प्रकरण को हम लोग देखे। साथ ही साथ हमने कहा था कि इसके बीच सर्टेन पॉइंट पर एक 1915 का व्यवस्था आ जाता है। तो यहां से जो है ना गांधी जी का अपना एक ट्रैक सेंट्रलाइज चलेगा। ये तो अलग चल ही रहा था, ये 1885 1947 तक का सफर। पिछले अगर आप लोगों को देखना हो तो कांग्रेस अधिवेशन आप देख लीजिएगा, 2 वीडियो में कंप्लीट हम बताए भी हैं, तो आप उसके माध्यम से 1885 से 1947 तक का सफर देख सकते हैं। और जहां तक बात रही 1905, 1906, 1909, 1911, 1912, 1913 और 1914, ये सारे चीजों को हमने अलग अलग वीडियो में, मैं लिंक भी उस पर दे रहा हूं कि वो सारी चीजों को मैंने बता दिया है कंप्लीटली। अब क्या है 1915 की बात, तो 14 के बाद देखिए आज जो हम लोग बात किए वो आज हम लोग का सफर क्या था 1916, फिर हम लोग किसकी बात की 1917, फिर किसकी बात की 1919, और ये 1919 की बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भी किए हैं। इसका मतलब है कि नजरिया किसी चीज को अलग अलग एंगल से देखने का होता है।
जब अलग अलग डायरेक्शन में आप चीजों को देखेंगे ना, तो आपके पास जो उसका कोऑर्डिनेशन आएगा, जो सार तत्व आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो परिणाम सब उभर करके आपके सामने आएगा, उसके बाद जो आपकी अभिव्यक्ति होगी। देखिए क्या है ना, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, देखिए अभी जमाना जो चल रहा है ना, फैक्चुअल चल रहा है, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। इस चीज में मत पड़े, क्योंकि फैक्ट्स पर आप बहुत दिनों तक बहुत सारे एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। हर हाल में एक अप्रोच आपको चाहिए। और मैं थोड़ा सा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे चाहिए थोड़ा सा टाइम इन द सेंस क्या, कि जब मैं किसी चीज की शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं किसी चीज की शुरुआत कर रहा हूं तो जब तक मैं खुल करके उन चीजों के सामने नहीं हूं, जब तक मुझे क्लास का एहसास नहीं होगा, जब तक मेरे फेवरेबल जोन का एहसास नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं कंप्लीट अपने फेवरेबल कंडीशन में हूं, तब तक मेरे से जो है ना वो नेचुरल फिनोमेनन नहीं आ पाता है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इस माहौल को मैं अपने घर पे तैयार किया हूं, तो एक नेचुरल फिनोमेनन आ रहा है। मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि हमें अब करना क्या, जब मर्जी करे, जब करे बोर्ड पर लिखें, जब करे मिटाएं। मतलब जब आपको जो करना हो वो आप अपने तरीके से उन चीजों को कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके सामने ट्रैक सीधा होगा। ट्रैक सीधा क्या होगा, इस पर ध्यान देना है। ट्रैक आपका सीधा क्या होगा, इस पर अप्रोच करना है। अब हम लोग को सब काम को छोड़ देना है, किसी काम के साथ हम लोग का कोई काम नहीं चलेगा। अब सीधा चलेगा 1915 में गांधी जी का आगमन, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन, यानी अहमदाबाद मिल में जो मजदूरों का हड़ताल चला था उस पर बात। तो 15 की महत्वपूर्ण बात, 16 की महत्वपूर्ण बात, 17 की महत्वपूर्ण बात, 18 की महत्वपूर्ण बात। और 18 के बाद फिर हम लोग के पास आएगा 1919 का, जिसका नाम होगा काला कानून, ब्लैक एक्ट, जिसको आतंकवाद गतिरोध अधिनियम कहा गया है। इसको कहा गया था ना अपील होगा, ना वकील होगा और ना दलील होगा। इन बातों पर चर्चा होगी 1919 में, और इसके खिलाफ सब लोग आएंगे मैदान पर। और इस मैदान के बाद जब घटना होगी 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड, तब सारे हिंदुस्तान के लोग एक मंच पे आएंगे और मंच से उस आंदोलन में शरीक होंगे, जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जब मूवमेंट में आएगा, तब हम लोग के पास इसी बीच में 1919 का एक खिलाफत आंदोलन का पोजीशन हम लोग के पास खुलेगा। उस खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का मंच तैयार होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मंच बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मालाबार में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता का जो विभाजन हो गया था, वो उसको रोकने का काम करेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा। तो बहुत अच्छा सफर है फ्रीडम मूवमेंट। मैं मानता हूं कि फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप राइट करके अपने पास कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसा अप्रोच है जिसका आप एक हायरार्की मेंटेन करके, एक लेयर मेंटेन करके, अपने दिमाग में स्तर स्ट्रेटिफिकेशन करके स्ट्रेटिफिकेशन कीजिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। और जरूरत हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक लेयर दूसरे लेयर के साथ किसी ना किसी प्रकार कनेक्ट हो जाए। जिस दिन कनेक्टिविटी पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम लोग के जो बच्चे पढ़ रहे हो ना, तुमसे बेहतर भारतीय इतिहास का फ्रीडम मूवमेंट का अप्रोच नहीं हो सकता है। मैंने हर बार भी कहा कि जिस चीज को मैं खुल के पढ़ा दूं, जिस चीज को मैं नेचुरल फिनोमेनन के साथ पढ़ा दूं, जिस चीज में मैं बेबाक होकर पढ़ा दूं, वो सब्जेक्ट आपका अपना हो जाएगा और कभी उस सब्जेक्ट में भविष्य में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फैक्ट्स थोड़ा कम हो सकता है, डाटा स्टैटिक जो डेटा है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर आपका लेयर अच्छा है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, तो आप उन चीजों का ऑर्नामेंट सजा लीजिए, उन चीजों को ला के वहां पर फिट कर लीजिए। लेकिन जब तक कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, तब तक आप कैसे सभी चीजों को अपने पास रख सकते हैं। देखिए, एक बच्चा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तभी ज्यादा रख सकता है जब उसका कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि इसी के माध्यम से आपका कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि देश की आजादी तक का सफर इसी क्रम में, इसी स्ट्रेटिफिकेशन में, इसी कनेक्टिविटी के साथ आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा पाऊं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एक मुद्दे पर बहुत अच्छे तरीके से बात करूं, ताकि आपका एनालिटिकल विजन, आपका सोचने का शक्ति, आपका क्वेश्चन का पकड़ने का प्रारूप और साथ ही साथ क्वेश्चन के विश्लेषण की जो क्षमता है वो आप में ज्यादा हो। वैसे मेरे पास जो कोई भी बच्चे पढ़े ना, मैं इतने दावा के साथ कह सकता हूं, मेरे बच्चे से इंफॉर्मेशन, उसके पास तो कलेक्टिविटी है ही, लेकिन अगर उसको किसी चीज की कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस बच्चे को बोर्ड पर खड़ा कीजिए। मैं दावा करता हूं कि जो अभिव्यक्ति मेरी है, उस अभिव्यक्ति में आपको कमी नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि मैं बच्चों को जितना जाता होता बेस्ट, उसको बोला जाता है कि जो मेरे पास सबसे बेहतर जोन है, सबसे बेहतर एक अप्रोच है, मैं कोशिश करता हूं उस बच्चे तक उस चीजों को पहुंचा दूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी का जो दौर है, जो
जो कॉम्पिटिटिव सेशन हम लोग का चल रहा है, इस कॉम्पिटिटिव सेशन में वही बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों को अंजाम कर सकते हैं जिन बच्चों के पास एक अपनी बौद्धिक क्षमता हो। और जब तक बच्चों की अपनी खुद की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है तब तक वो बहुत बेहतर कार्यों को अंजाम नहीं दे सकता है। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे हर बच्चे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे से कभी न कभी मुखातिब हुए, जो मेरे से कभी न कभी इंटरेक्टिव हुए हैं, उन सभी बच्चों में एक अलग जोश होना चाहिए, एक अलग एनर्जी होना चाहिए, और उसी एनर्जी के साथ वो किला फतह करने में उसे कोई दिक्कत होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं कि तुम ये कर दोगे वो कर दोगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर किसी चीज को ईमानदारी से पढ़ोगे और उस चीजों को ईमानदारी पूर्वक समझने की कोशिश करोगे और उसके साथ ईमानदारी से उसका विश्लेषण करोगे, तो दावा करता हूं कि अगर सोए भी रहोगे तो कोई जगह के पूछेगा, होम रूल लीग और 1917 का जो रिपोर्ट था उसके बारे में बात कीजिए और उससे संदर्भित सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से उसको समझाइए, तो मैं दावे के साथ करता हूं वो बच्चा उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देगा। हाँ, चूंकि मैं फास्ट बोल रहा हूं, हो सकता है पीटी वाले को थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन पीटी वाले ध्यान रखना, यही वो चीज है जो आगे भी आपको पढ़ना है। कोई कहीं ना कहीं से आपको इन चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना थोड़ा माइंड पर प्रेशर देकर, रिमाइंडर बार बार देख देख करके आप इन चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और क्वेश्चन यही पूछेगा, मिला लेना। सवाल वही पूछता है जो हम चाहते हैं, सवाल वो नहीं पूछता है जो और लोग चाहता है, क्योंकि और लोगों को लगता है ये कौन है वो कौन है, ऐसा सवाल नहीं आ रहा है। सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से संबंधित, होम रूल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन असत्य है, या उसके परिणामों में कौन सा कथन आप सत्य देखते हैं। ऐसे सवालों को तोड़ मरोड़ के जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका स्वतंत्रता आंदोलन पर, फ्रीडम मूवमेंट पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो सीधा महात्मा गांधी का एंट्री होगा, और महात्मा गांधी की एंट्री होगी तो देश की आजादी तक का सबब तय कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।